बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 4। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों जब अपने लश्कर को लेकर उस जगह पहुंचे जहां सुल्तान मसूद गज़नवी और अब्दुल रईस बिन अब्दुल अजीज़ अपने हिस्से के लश्कर के साथ पड़ाव कर रखा था, तो सुल्तान ने अपने बड़े छोटे सारे सालारों के साथ शानदार अंदाज में अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक का इस्तकबाल किया। सुल्तान को उन दोनों की कारगुजारी की लम्हा ब लम्हा की खबरें मुखबिर पहुंचा रहे थे। इस बिना पर सुल्तान ने उनकी कामयाबियों पर मुबारकबाद पेश की और फिर सुल्तान के हुक्म पर अली बिन रबी के लश्कर ने भी वहां पड़ाव कर लिया था। लश्करियों को एक दिन और एक रात सुस्ताने का मौका फराहम किया गया। उसके बाद सुल्तान ने सारे सालारों को अपने खेमे में तलब कर लिया था। जब सारे सालार सुल्तान मसूद गज़नवी के खेमे में जमा हो गए, तब सब पर बारी बारी एक निगाह सुल्तान ने डाली। उसके बाद उन्हें मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, अजीज साथियों, सबसे पहले तो मैं अली बिन रबी अब्दुल रज़ाक को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने हमदान के नवाह में और उसके बाद फिर रे शहर आने वाली शाहराह पर दोबारा अलाउद्दौला को शिकस्त दी और उसकी ताकत और कुव्वत को कुचल कर रख दिया और जो बागी लश्कर उसने जमा कर रखा था उसका खात्मा कर दिया। अब हमने बार बार हमारे इलाकों पर हमलावर होने वाले तुर्कमानों से निपटना है। जहां तक उनके मुतल्लिक हमारे मुखबिरों ने इतलात फराहम की हैं, उनके पास एक नहीं कई बड़े बड़े लश्कर हैं, लिहाजा उनसे मुकाबला किसी तरकीब और तरतीब से करना होगा। मैं आज ही कुछ मुखबिर उनकी तरफ फैला रहा हूं ताकि उनके महल वकू के अलावा उनकी अस्करी ताकत और कुव्वत और तादाद का भी अंदाज़ा लगाया जा सके। मैं चाहता हूं 2 दिन बाद लश्कर यहाँ से तुर्कमानों पर ज़रब लगाने के लिए कूच करे। लश्कर को 2 ही हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा मेरे पास रहेगा, अब्दुल रईस बिन अब्दुल अजीज़ मेरे साथ काम करेगा। दूसरे हिस्से की कमानदारी अली बिन रबी के हाथ में होगी और अब्दुल रज़ाक उसके नाइब की हैसियत से काम करेगा। इस तरह मुझे उम्मीद है कि हम तुर्कमानों को शिकस्त देकर मार भगाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान मसूद गज़नवी जब खामोश हुआ, तब अली बिन रबी बोला और सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मेरे जहन में एक मंसूबा बंदी है। हम आपसे इत्तेफाक करते हैं कि 2 दिन बाद लश्कर को यहाँ से कूच करना चाहिए। लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा आपके पास, दूसरा अब्दुल रज़ाक की कमानदारी में, तीसरा मेरे पास और चौथा अब्दुल रईस के पास। लश्कर की इस सारी तरतीब और तकसीम को आखिरी शक्ल देने के बाद यहाँ से कूच किया जाए और तुर्कमानों के सामने जाकर सफ आरा हुआ जाए। सुल्तान मोहतरम, तुर्कमानों से टकराने के लिए सिर्फ मैं और अब्दुल रज़ाक आगे रहेंगे और अपने अपने लश्कर के आगे उनकी कमानदारी करेंगे। तुर्कमान जब देखेंगे कि उन पर ज़रब लगाने या उन्हें अपनी सरजमीनों से निकालने के लिए सुल्तान मसूद गज़नवी ने एक छोटा सा लश्कर भेजा है, तो वो उस जंग को कोई अहमियत नहीं देंगे। अपने जहन में वो पहले ही बिठा लेंगे कि फ़तह और कामयाबी उनकी है, और ये भी ख्याल करेंगे कि इतने छोटे लश्कर को वो लम्हों के अंदर मार भगाएंगे। चुनाचे हम उनसे टकराएंगे। जिस वक्त ये टकराव शुरू हो जाए, उसके थोड़ी देर बाद आप और अब्दुल रईस अपने काम की इब्तदा करेंगे। आप चूंकि मेरे और अब्दुल रज़ाक के दाएं बाएं दुश्मन के लश्कर के पहलू पर ज़रब लगाएंगे, इस तरह जब सामने से हम, दाएं तरफ से आप, बाएं जानिब से अब्दुल रईस तुर्कमानों पर हमलावर होंगे, तो सुल्तान मोहतरम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, फ़तह और कामयाबी और कामरानी हमारे हक में ही फैसला देगी। यहाँ तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए अली बिन रबी रुका। उस मौके पर उसे मुखातिब करते हुए सुल्तान कुछ कहना चाहता था कि अली बिन रबी फिर बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, मैंने आपके तहफ़्फ़ुज़ और आपकी सलामती के लिए अपने हिस्से के लश्कर के साथ आपको पीछे रखा है, वरना इसकी एक दूसरी सूरत भी है। उससे हमारे लश्करियों के हौसले मज़ीद बुलंद हो जाएंगे। वो सूरत यह है कि अब्दुल रज़ाक की जगह आप अपने हिस्से के लश्कर के साथ मेरे हमरा आगे रहें और आपकी जगह अब्दुल रज़ाक अपने हिस्से के लश्कर के साथ पीछे चला जाए। ऐसी सूरत में हमारे लश्करियों के हौसले बुलंद होंगे और उन्हें एहसास होगा कि उनके सुल्तान उनके अंदर मौजूद हैं और वो पहले दुश्मन पर ज़रब लगाने के लिए फ़ैसला कर चुके हैं। लेकिन ये सारा मामला सुल्तान मोहतरम मैं आपके आखिरी फ़ैसले पर छोड़ता हूँ। यहाँ तक कहने के बाद अली बिन रबी जब खामोश हुआ, तब सुल्तान मसूद गज़नवी मुस्कुराते हुए कहने लगा, अली बिन रबी, मैं तुमसे यही कहने लगा था, तुम दोबारा बोल उठे थे। मैं तुम्हारे साथ अगली सफ़ में रहूँगा। अब्दुल रज़ाक और अब्दुल रईस बिन अब्दुल अजीज़ पीछे रहेंगे।
अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे लश्करियों के हौसले बुलंद होंगे, वो बड़ी जांबाजी और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ तुर्कमानों पर ज़रब लगाएंगे। सारे सालारों ने उस फैसले को पसंद किया था। उसके बाद सुल्तान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ ताकि लश्कर की तकसीम और तरतीब को आखिरी शक्ल दी जा सके। 2 दिन बाद सुल्तान मसूद गजनवी ने तुर्कमानों से टकराने के लिए वहां से कूच किया था। तुर्कमान दरअसल वस्त एशिया में रहने वाले तुर्क थे। उनके लिए ये नाम 5वीं सदी हिजरी और 11वीं ईस्वी से इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अबुल फजल बेहकी के नज़दीक तुर्कमान तुर्की लफ्ज़ ओगोज़ के मुतरादिफ हैं। अरबी कुतुब जुग्राफिया में तुर्कमानों का जिक्र मकदसी के यहाँ मिलता है। उसने उनका जिक्र सीराम के शुमाल मगरिब और शुमाल मशरिक के मुतअद्दिद शहरों का जिक्र करते हुए बयान किया है। काशगरी के ज़माने से तुर्क और तुर्कमान 2 मुख्तलिफ गिरोहों के लिए इस्तेमाल होने लगे। चूँकि मगरिब की तरफ हिजरत कर जाने से तुर्कमानों की ज़बान और खदोखाल इस हद तक तब्दील हो गए कि दूसरे तुर्कों के साथ उनकी मुमासलत बिल्कुल मादूम हो गई। 5वीं सदी हिजरी यानी 11वीं सदी ईस्वी के सियासी हादसात ने तुर्कमानों को भी मगरबी एशिया में बड़े पैमाने पर मुंतशिर होने पर मजबूर किया। मंगोलों के अहद तक ओगोज़ नाम की बजाय तुर्कमान नाम का रिवाज नहीं हुआ था। बकौल रशीदुद्दीन ओगोज़ या गज़ कबाइल की तादाद 24 थी। महमूद काशगरी के यहाँ 21 नाम रशीदुद्दीन के नामों से मुश्तरक हैं, लेकिन काशगरी भी उन कबाइल की तादाद 24 ही मानता है। जब उन तुर्कमानों ने मगरबी एशिया की तरफ हिजरत की, उनमें अपने नस्ली नाम इस्तेमाल करने का रिवाज आहिस्ता आहिस्ता मौकूफ़ होता चला गया और वो खुद को तुर्कमान के नाम से मौसूम करने लगे। इब्ने बतूता ने उस्मानियों को भी तुर्कमान ही कहा है। खलीलुल ज़ाहिर ने 9वीं हिजरी और 15वीं सदी ईस्वी के उन तुर्कमानी कबाइल की फहरिस्त दी है जो गजा से दियारबकर तक के इलाके में आबाद थे। मगरबी एशिया में जिन तुर्कमानी रियासतों को खास अहमियत हासिल थी, उनमें करा कोइनुलू और आग कोइनुलू खानदान की थी। तुर्कमानों ने मंगोलों के अहद के बाद भी अपना कदीम नस्ली नाम बरकरार रखा, अगरचे मौजूदा दौर में उनके कदीम कबायली नामों में से बहुत से कम नाम बाकी रह गए हैं। मौजूदा दौर के अहम तुर्कमान कबाइल तका, गोकलन, यमूद, अरसारी और सरीक वगैरह हैं। तुर्कमान कभी भी अपनी अलहदा हुकूमत कायम ना कर सके। मुख्तलिफ हुकूमतों मसलन ईरान, ख्वारज़म, बुखारा, अफ़गानिस्तान के इलाकों में सकूनत इख्तियार कर ली, लेकिन इन तमाम हुकूमतों में उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी। बसा औकात उनके खिलाफ अस्करी मुहिमें रवाना की गईं जिन्हें तुर्कमानों ने शिकस्त दी। तुर्कमानों का एक कौमी शायर मखदूम कुली खान, जो कबीला गोकलन से ताल्लुक़ रखता था, जिसने अपनी शायरी में तुर्कमानों को उनकी कौमी वहदत का एहसास दिलाया है। 17वीं सदी के आखिर में उनकी एक जमात रूस के इलाके में जाकर आबाद हो गई। सन 1885 में रूसियों ने उन्हें जेर कर लिया। बाद के बरसों में जब सरहदों के तायुन के लिए जो मुआहदे हुए, उनके जरिए रूस, ईरान और अफगानिस्तान के माबैन तुर्कमान इलाकों की मौजूदा तकसीम अमल में आई। इब्तदा में रूसी तुर्कमानी इलाके का इंतज़ाम एक अलहदा ज़िले की हैसियत था, लेकिन इनकलाब के बाद जब मुख्तलिफ कौमियतों के मसले का फैसला हुआ तो उस इलाके को सोवियती इश्तराकी जमहूरियत की हैसियत हासिल हो गई। सन 1927 की मरदमशुमारी के मुताबिक उस इलाके की आबादी 10 लाख थी, जिसमें तुर्कमान 7 लाख थे। ईरान और अफगानिस्तान में तुर्कमानों की सही तादाद मालूम नहीं। अर्स्तोफ के अंदाजे के मुताबिक सन 1896 में उनकी तादाद 80,000 थी, जिनमें से 50,000 अफगानिस्तान में और 30,000 ईरान में थे। मौजूदा दौर में एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में तुर्कमानों की तादाद तकरीबन 15 लाख से जायद है, जिनमें अक्सरियत काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में आबाद है। ईरान और अफगानिस्तान में भी उनकी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। कुछ इराक और शाम में भी आबाद हैं, लेकिन अनातोलिया में कसीर तादाद आबाद है। तुर्कमानों की ज़ुबान तुर्की से बहुत ज़्यादा करीब है। तुर्कमान सुन्नी अकीदा के मुसलमान हैं, लेकिन अक्सरियत इस्लाम से ज़्यादा मुतासिर नहीं। उन तुर्कमानों ने हमेशा आज़ादी की ज़िंदगी गुजारी, यही वजह है वो कभी अपनी सल्तनत कायम ना कर सके। बहरहाल सुल्तान मसूद गजनवी अपने लश्कर के साथ तुर्कमानों के सामने आया। दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफ आरा होना शुरू हुए। उस मौके पर जबकि सुल्तान अपने लश्कर के सामने अपने सालारों के साथ अपनी सफबंदी को आखिरी शक्ल देने की कोशिश कर रहा था, एक मुखबिर वहां पहुंचा। उसकी तरफ देखते हुए अली बिन रबी मुस्कुराया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, क्या जो काम मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाया था वो पूरा हो गया? इस पर आने वाला वो मुखबिर मुस्कुराया और कहने लगा, अमीर, मैं उस काम की तकमील करने के बाद ही आ रहा हूँ। ये अल्फाज सुनकर सुल्तान मसूद और उसके आसपास खड़े दूसरे सारे सालार चौंके थे। फिर अली बिन रबी सुल्तान मसूद के करीब हुआ और उसे मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैंने एक काम आपसे पूछे बगैर किया है।
اور مجھے امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت پچھلے پڑاؤ میں جب آپ کے خیمے کے اندر میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ لشکر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصے آگے اور 2 پیچھے رہیں گے، پیچھے والے حصے اچانک پشت کی جانب سے نمودار ہو کر دشمن کے دونوں پہلوؤں پر ضرب لگائیں گے۔ یہ میں نے اس لیے فیصلہ کیا تھا تاکہ ہماری یہ جنگی منصوبہ بندی ترکمانوں کے پاس پہنچے۔ جب ان کے پاس یہ پہنچتی تو پھر وہ اپنے لشکر کے 2 حصے علیحدہ کر کے مختص کرتے اور ان کے ذمہ یہ کام لگاتے کہ ہمارے جو لشکر ان کے لشکر کے دائیں بائیں پہلو پر جنگ کے دوران حملہ آور ہوں گے ان سے نپٹا جائے۔ یہ جو مخبر آیا ہے میں نے اسے اسی کام پر مقرر کیا تھا کہ مجھے پتہ کر کے بتائے کہ کیا ترکمانوں نے اپنے 2 لشکروں کو مختص کیا ہے جو دائیں بائیں سے ہمارے حملوں کو روکنے کے لیے علیحدہ اور مستعد رہیں گے۔ اب اس کا کہنا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، لہٰذا میں اب منصوبہ بندی میں تبدیلی کرنا چاہوں گا۔ سلطان محترم، جب ترکمان اپنے حصے کے 2 لشکروں کو علیحدہ کر کے اس انتظار میں رہیں گے کہ آپ کے 2 لشکر جب ان کے لشکر کے دائیں بائیں پہلو پر حملہ آور ہوں تو اس وقت ان سے نپٹا جائے، تو ہم اب اپنے لشکر میں تبدیلی کریں گے۔ پورے لشکر کے ساتھ ہم پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہوں گے اور ترکمانوں نے جو 2 لشکر مختص کیے ہیں ان کے شامل ہونے سے پہلے مجھے امید ہے ہم ترکمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا میں نے اس لیے کیا ہے کہ ترکمانوں کی تعداد ہمارے لشکر سے کہیں زیادہ ہے، اور جب وہ 2 لشکر علیحدہ کر دیں گے تو ان کی تعداد کچھ کم ہوگی اور ان پر قابو پانا ہمارے لیے کافی حد تک سہل اور آسان ہو جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربیع جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک سلطان مسعود غزنوی توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بڑی شفقت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن ربیع، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اگر یہ کام تم نے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے بتائے بغیر کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسی منصوبہ بندی کی جانی چاہیے۔ اب آؤ لشکر کو ازسر نو تقسیم کر کے اس کی ترتیب اور صف بندی کو آخری شکل دیتے ہیں۔ سلطان کے پاس اس وقت سارے سالاروں نے بھی علی بن ربیع کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ پورے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ سلطان نے اپنے پاس، جبکہ عبد الرئیس بن عبد العزیز جو سلطان کے نامور سالاروں میں سے ایک تھا اسے سلطان نے اپنا نائب مقرر کیا۔ دوسرے لشکر کی کمانداری علی بن ربیع کے ہاتھ میں دی گئی اور اس کے ساتھ عبد الرزاق کو اس کے نائب کی حیثیت سے رکھا گیا تھا۔ اس طرح اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد سلطان مسعود غزنوی دشمن کے حملہ آور ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ شاید وہ ترکمانوں کو موقع فراہم کرنا چاہتا تھا کہ وہ حملہ آور ہونے میں پہل کریں، تاکہ انہوں نے جو 2 لشکر اپنے دائیں بائیں پہلو کو محفوظ رکھنے کے لیے مقرر کیے ہیں وہ ایک طرح پیچھے یا دائیں بائیں رہیں، اور اس طرح سلطان اور اس کے سالاروں کے لیے دشمن پر قابو پانا آسان ہو جائے۔ ترکمانوں کے لشکر میں کچھ دیر تک بڑے زوردار انداز میں طبل بجتے رہے۔ اس کے بعد ترکمان حرکت میں آئے اور سلطان مسعود غزنوی کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے۔ دوسری طرف پہلے سلطان مسعود غزنوی نے اپنے کام کی ابتدا کی، اپنے حصے کے لشکر کو وہ حرکت میں لایا۔ اس کے بعد وہ ترکمانوں کے لشکر پر تلاطم امواج کی یورش کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان مسعود غزنوی کے ساتھ ہی ساتھ علی بن ربیع نے بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے کام کی ابتدا کی۔ سلطان ہی کے انداز میں اس نے اپنے حصے کے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ ترکمانوں کے لشکر پر آندھیوں کی سلوٹوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ترکمانوں نے چونکہ اپنے لشکر کے 2 حصوں کو علیحدہ کر کے انہیں مستعد کر دیا تھا کہ جب سلطان مسعود کے لشکر کے 2 حصے ان کے لشکر کے دائیں بائیں پہلو پر حملہ آور ہوں تو انہوں نے ان سے نمٹنا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ چکا تھا۔ سلطان اور علی بن ربیع نے پورے لشکر کے ساتھ پوری طاقت اور قوت سے ترکمانوں پر حملہ کر دیا تھا۔ اس طرح دونوں لشکروں کے خوفناک انداز میں ٹکرانے کے باعث کرب کی شعائیں، قہر کے سیلاب، گرجتے بادلوں کی صدائیں، گرتی برق کی کڑک کا سما برپا ہو گیا تھا۔ قبل اس کے کہ ترکمانوں کے وہ 2 لشکر جنہیں اب تک محفوظ رکھا گیا تھا وہ جنگ میں حصہ لیتے، سلطان مسعود غزنوی اور علی بن ربیع کے ہاتھوں ترکمانوں کو شکست اٹھانا پڑی۔ وہ شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ کچھ دور تک ان کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد سلطان واپس اس جگہ آیا جہاں ترکمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ ترکمان وہاں بہت سا مال و متاع چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، جن میں سے بڑا حصہ سلطان نے اپنے لشکریوں اور سالاروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ چند روز تک سلطان نے وہیں قیام رکھا۔ اس دوران یہ خبریں بھی آنے لگیں کہ ہمدان کے نواح میں علاء الدولہ نے پھر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور وہ پہلے جیسی کارروائیوں کی ابتدا کر چکا ہے۔ یہ صورتحال سلطان مسعود غزنوی کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا اس نے 2 اقدام کیے۔ پہلا یہ کہ اپنے سالار عبد الرئیس بن عبد العزیز کو وہیں چھوڑا جہاں جنگ ہوئی تھی
एक लश्कर उसकी कमानदारी में दे दिया गया था, जबकि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को एक बार फिर अलाउद्दौला के दम खम निकालने के लिए मुकर्रर किया गया और वह हमदान की तरफ कूच कर गए, जबकि सुल्तान बाकी लश्कर को लेकर गजनी का रुख कर गया था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान के जाने के बाद तुर्कमान अब्दुल रईस बिन अब्दुल अजीज से टकराते रहे। लड़ाइयों का ये सिलसिला तवील होता रहा और अब्दुल रईस बिन अब्दुल अजीज उन्हें पीछे धकेलता रहा और सुल्तान के इलाकों में दाखिल ना होने दिया था। यहूदी सरदार सामयारिस की खूबसूरत और हसीन बेटी मारा भागती हुई हवेली में दाखिल हुई थी। उसके इस तरह भाग कर आने पर सामयारिस और उसकी बीवी उम्मे गमीम दोनों परेशान और फिक्रमंद हो गए थे। यहाँ तक कि अपनी बेटी मारा को मुखातिब करते हुए उम्मे गमीम कहने लगी, मारा क्या बात है बेटी, तू इस तरह भागती हुई और बदहवास होकर आ रही है। इस पर मारा बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, अम्मा मैं बदहवास नहीं हूँ, बल्कि मैं आपसे ये कहूँ कि राहिल बिनते रायान की नानी निबाल और मामू अविलम दोनों हमसे मिलने के लिए हमारी हवेली में दाखिल हुए हैं। मेरे ख्याल में वो गुज़िश्ता रात यहाँ पहुँचे होंगे, अब हमसे मिलने के लिए आए हैं। यहाँ तक कहते कहते मारा खामोश हो गई, इसलिए कि उस वक्त सहन में राहिल बिनते रायान की नानी निबाल और मामू अविलम दाखिल हुए थे। उन्हें देखते ही बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए सामयारिस और उम्मे गमीम अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए पुरजोश अंदाज में दोनों से मिले और उन्हें अपने दीवान खाने में बिठाया। उसके बाद उम्मे गमीम और सामयारिस दोनों अविलम और निबाल से रायान बिन नाहिर और रोशनक के मारे जाने पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। फिर सामयारिस ने गुफ्तगू का रुख बदला और अविलम की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे भाई, उन दोनों की मरने की इत्तला तो काफ़ी दिन पहले आपको भेजी गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ आप किसी कदर देर से आए हैं। उस मौके पर अविलम और निबाल दोनों दुख और गम में उदास और अफसरदा थे। यहाँ तक कि अविलम बोला और कहने लगा, सामयारिस मेरे भाई, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। दरअसल जिस वक्त ये पैगाम हमारे घर में पहुँचाया गया, मैं और माँ यरूशलेम गए हुए थे। वहाँ से वापस आए तो ये पैगाम हमें मिला और जिस रोज़ पैगाम मिला उसी रोज़ हम गजनी के लिए कूच कर गए। यहाँ तक कहने के बाद अविलम रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, मुझे इस बात का अफसोस और दुख है कि फितियान और फरावक आपके दोनों बेटे मारे गए। उन्हें सिर्फ राहिल के रिश्ते की वजह से मेरी बहन रोशनक बहनोई रायान बिन नाहिर पर हमलावर नहीं होना चाहिए था। राहिल और रुबैल दोनों ने तफसील बताई है कि आप दोनों मियाँ बीवी अपने बेटों के ख्यालात के खिलाफ थे और ये भी चाहते थे कि उन दोनों को उनके उस काम की करार वाकई ही सजा मिले। यहाँ तक कहने के बाद अविलम फिर रुका, कुछ सोचा, दोबारा बोला और कहने लगा, रायान और रोशनक तो मारे गए, लेकिन अब हमें राहिल और रुबैल की फिक्र है। दरअसल हम गुज़िश्ता शब यहाँ पहुँचे, रुबैल की ज़ुबान से पूरे हालात से आगाही हुई। मैं और अम्मा ख्याल करते हैं कि राहिल और रुबैल दोनों बहन भाई को यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। रात के वक्त हम दोनों माँ बेटे ने यह फैसला किया है कि राहिल और रुबैल दोनों को हम अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ तक कहते कहते अविलम को रुक जाना पड़ा, इसलिए के बीच में सामयारिस बोल उठा और कहने लगा, इस मौके पर मैं भी आपको एक अच्छा और नेक मशवरा दूंगा। दरअसल गजनी में समरकंद के 2 सालार दाखिल हुए हैं। उनमें से एक का नाम अली बिन रबी और दूसरे का नाम अब्दुल रज़ाक हैं। दोनों के अहले खाना को समरकंद के हाकिम अली तकीन ने बगावत और सरकशी के जुर्म में कत्ल कर दिया था। ये दोनों इस वक्त चूंकि समरकंद शहर से बाहर थे इसलिए बच गए, लिहाजा गजनी की तरफ भाग आए। उनके अहले खाना पर इल्ज़ाम लगाने वाला अली तकीन का सिपह सलार और उसके बेटे और कुछ दूसरे लोग थे, और यह भी पता चला है कि इल्ज़ाम नाहक बल्कि झूठा था। ये दोनों सालार हरबो ज़रब की हुनरमंदी में कमाल की हद तक पहुंचे हुए हैं। खसूसियत के साथ अली बिन रबी एक बेनज़ीर और बेअदील सालार हैं। इन दिनों वो सुल्तान मसूद गजनवी के साथ हमदान और रे शहर की तरफ गए हुए हैं, जहां लाउदौला के अलावा तुर्कमानों ने तबाही और बर्बादी का खेल शुरू कर रखा है। मैंने अभी तक किसी पर जाहिर नहीं किया, ना ही मैंने किसी से मशवरा किया है, लेकिन मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी मारा के साथ घरेलू तौर पर यह मशवरा बल्कि इरादा कर चुका हूँ कि मैं अपनी बेटी मारा को अब्दुल रज़ाक से ब्याह दूंगा। बहुत अच्छा इंसान है। साथ ही आपको भी मशवरा दूंगा कि आप राहिल बिनते रायान को दूसरे नामवर सालार अली बिन रबी से मंसूब कर दें। राहिल मेरी बेटी मारा से 2-3 साल छोटी है। पहले मंगनी करें, उसके बाद मुनासिब मौका जानकर दोनों की शादी कर दें। इस तरह ये दोनों बहन भाई यहाँ महफूज भी रहेंगे, इसलिए कि राहिल की हवेली के दाएं जानिब की हवेली अली बिन रबी की है, बाएं जानिब की हवेली सुल्तान मसूद ने अब्दुल रज़ाक को दे रखी है। मैं समझता हूँ अगर राहिल बिनते रायान का रिश्ता अली बिन रबी से होता है तो ये राहिल बिनते रायान रुबैल दोनों के लिए एक सादत और खुशबख्ती की बात होगी। सामयारिस जब खामोश हुआ तब अविलम की माँ निबाल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। फिर वो सामयारिस की तरफ देखते हुए कहने लगी, सामयारिस मेरे बेटे, तुम्हारा मशवरा अच्छा है। मैं समझती हूँ तुमने राहिल के लिए बेहतरी ही सोची होगी,
लेकिन राहिल का रिश्ता हम यहाँ नहीं करेंगे। राहिल और रुबैल दोनों को कल हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हम ज्यादा दिन यहाँ कयाम नहीं कर सकते। वहाँ कयाम के दौरान मैं राहिल की शादी अपने पोते हजकेल से करना चाहती हूँ, इसलिए कि राहिल जैसी खूबसूरत आला शख्सियत की मालिक और पुरकशिश लड़की का खानदान से बाहर जाना हमारे लिए बदकिस्मती की बात होगी। इस बिना पर मैं राहिल और रुबैल दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। वहाँ कयाम के दौरान राहिल और हजकेल की शादी का एहतमाम कर दिया जाएगा। फिर हजकेल, राहिल और रुबैल तीनों यहाँ आएंगे और फिर तीनों यहाँ कयाम करके अपने बागात और अपनी ज़मीनों की देखभाल करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद निबाल जब खामोश हुई तब पहली बार उम्मे गमीम बोली और कहने लगी, आप लोग बैठे, मैं और मारा खाने का एहतमाम करती हैं। आप दोनों आज खाना हमारे साथ खाएंगे। अवीलम और निबाल मान गए, जिस पर उम्मे गमीम और मारा दोनों बाहर निकल गई थी। मतबख के करीब जाकर मारा रुकी और अपनी माँ उम्मे गमीम की तरफ देखते हुए कहने लगी, अम्मा मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। मुझे ये परेशानी लाहिक हो गई है कि अवीलम और निबाल अकेले आए हैं। राहिल और रुबैल को साथ क्यों नहीं लाए? मैं भी पता करती हूँ, फिर लौटती हूँ। उसके साथ ही भागने के अंदाज में मारा बाहर निकल गई थी। जब वो राहिल की हवेली के सामने गई तो उसने देखा हवेली को बाहर से कुफ्ल लगा हुआ था। चुनाचे मारा वहीं रुककर इंतजार करने लगी थी। थोड़ी देर बाद राहिल और रुबैल दोनों बहन भाई बाजार की तरफ से आते दिखाई दिए। उनके हाथों में कुछ सामान भी था। जब वो अपनी हवेली के करीब आए और हवेली के दरवाजे के सामने उन्होंने मारा को खड़े देखा, तब राहिल बोली और कहने लगी, मारा तुम यूं क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। मारा मुस्कुराई और कहने लगी, अंदर कैसे जाऊं? बाहर हवेली को तो कुफ्ल लगा हुआ है, इसलिए कि आपके मामू और नानी हमारे यहाँ गए हुए हैं। मैं एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में तुमसे बात करने के लिए निकली हूँ। देखो, जो गुफ्तगू मैं करना चाहती हूँ उसके बाद तुम दोनों मेरे साथ हवेली में चलना, इसलिए कि आज सब लोगों का खाना हमारे यहाँ है। मारा के उन अल्फाज पर राहिल किसी कदर परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। वहीं खड़े खड़े मारा की तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर ये बात है तो कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? मारा ने गला साफ किया, फिर गौर से राहिल की तरफ देखते हुए कहने लगी, पहले ये बताओ कि तुम्हारे मामू का कोई बेटा ऐसा भी है जिसका नाम हजकील हो? राहिल चौंकी, गौर से मारा की तरफ देखा, फिर कहने लगी, हाँ, मेरे मामू के बेटे का नाम हजकील है। वो मामू का बड़ा बेटा है, मुझसे उम्र में 7-8 साल बड़ा होगा। राहिल बिनते रायान के खामोश होने पर मारा फिर बोली और कहने लगी, राहिल बात यह है कि तुम्हारे मामू और नानी जब हमारे यहाँ गए तो उन्होंने मेरे बाबा और अम्मा पर यह इंकशाफ किया कि वो तुम्हें और रुबैल को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। उस मौके पर बाबा ने यह मशवरा दिया कि मैं अपनी बेटी मारा का रिश्ता सुल्तान मसूद गजनवी के सालार अब्दुल रज़ाक से करना चाहता हूँ। बाबा ने यह भी बताया कि समरकंद के 2 बेहतरीन सालार गजनी में दाखिल हुए हैं, जिनमें से एक का नाम अली बिन रबी है और दूसरे का नाम अब्दुल रज़ाक। बाबा ने तफसील बताई कि किस तरह वो समरकंद से निकलकर यहाँ आए। साथ ही उस मौके पर बाबा ने आपके मामू और नानी को यह भी मशवरा दिया कि राहिल और रुबैल को खुश रखने के लिए बेहतरीन हाल ये है कि राहिल का रिश्ता अली बिन रबी से तय कर दिया जाए। बाबा ने कहा था कि राहिल मेरी बेटी मारा से काफ़ी छोटी है, लिहाजा अगर इस उम्र में शादी ना करना चाहे तो अली बिन रबी से उसकी मंगनी कर दें और मुनासिब मौका जानकर दोनों की शादी का एहतमाम कर देना। लेकिन जानती हो तुम्हारी नानी ने क्या कहा? उस मौके पर राहिल बिनते रायान के चेहरे पर जुस्तजू भरे आसार फैल गए थे। उसके अंदर नापसंदीदगी जोश मारने लगी थी। यहाँ तक कि मारा फिर बोली और कहने लगी, तुम्हारी नानी ने कहा राहिल बिनते रायान का रिश्ता अली बिन रबी से नहीं हो सकता। तुम्हारी नानी का कहना था कि राहिल जैसी खूबसूरत, पुरकशिश और इंतहा दर्जे की हसीन लड़की का रिश्ता अगर ख़ानदान से बाहर हो जाए तो ये हमारे ख़ानदान की बदकिस्मती होगी। लिहाजा तुम्हारी नानी चाहती है कि तुम्हें और रुबैल को अपने साथ ले जाए, वहाँ तुम्हारी शादी हजकेल से कर दी जाए, चंद दिन वहाँ रहे, उसके बाद हजकेल, राहिल और रुबैल तीनों यहाँ आ जाएं, अपने बागात और ज़मीनों की देखभाल करें। यहाँ तक कहने के बाद मारा जब खामोश हुई तब रुबैल सवालिया अंदाज में अपनी बहन राहिल की तरफ देखने लगा था। उस मौके पर राहिल जुर्रतमंदी का इजहार करते हुए कहने लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हजकेल को मैं नापसंद करती हूँ, उसके साथ शादी करना तो बहुत दूर की बात, मैं उसके साथ चंद लम्हे भी गुजारना गवारा नहीं करूंगी। जहाँ तक अमीर अली बिन रबी का ताल्लुक है, हजकेल तो उनके पाँव के बराबर नहीं है। अगर मेरी शादी अली बिन रबी जैसे अमीर से होती है तो मैं समझूंगी मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ, और अगर मेरी शादी अली बिन रबी से नहीं होती फिर मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मैंने आज तक किसी पर इजहार नहीं किया कि जिस वक्त मेरे माँ बाप जिंदा थे उस वक्त से मैं अंदर ही अंदर अमीर अली बिन रबी से अपनी मोहब्बत की इब्तदा कर चुकी थी। गो मैंने अपने उस जज्बे का इजहार ना अपने माँ बाप पर किया ना अली बिन रबी पर। अंदर ही अंदर मेरे सारे जज्बात उनके हक में थे और मैं। उसके बाद राहिल बिनते रायान रुकी, फिर अपने भाई रुबैल की तरफ देखते हुए कहने लगी, रुबैल क्या तुम इस सिलसिले में मेरा साथ दोगे? रुबैल मुस्कुराया और कहने लगा,
इस मौके पर ही नहीं, हर मौके पर अगर मैं अपनी बहन राहिल का साथ नहीं देता तो मुझसे बड़ा बदबख्त, मुझसे बड़ा गुनहगार कोई भाई दुनिया में ना होगा। मेरी बहन की शादी हज़केल से किसी सूरत नहीं होगी। अगर शादी होगी तो अमीर अली बिन रबी से होगी। उसके लिए हम इंतजार करेंगे। रुबैल को रुक जाना पड़ा इसलिए कि राहिल बीच में बोल उठी। मैं और रुबैल दोनों खामोश रहेंगे और देखेंगे कि अमीर अली बिन रबी के मेरे मुतालिक क्या ख्यालात हैं। और जब मैंने अंदाज़ा लगाया कि उनके दिल में मेरे लिए पसंदीदगी और मोहब्बत है तो मैं भी उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगी। अगर मेरी शादी उनसे हो जाती है तो मैं समझूंगी मैं दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हुए जो कुछ चाहती थी वही नहीं बल्कि उससे बढ़कर मुझे मिल गया है। राहिल जब खामोश हुई तब मारा फिर बोली और कहने लगी, तुम्हारी नानी कह रही थी कि वो कल तुम्हें और रुबैल को यहाँ से लेकर कूच कर जाएगी। जवाब में राहिल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहने लगी, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, दोनों बहन भाई यहीं रहेंगे। नानी और मामू ने जोर देकर भी कहा तब भी नहीं जाएंगे। अगर वो हमारे इस जवाब से हमारे साथ रिश्ता ख़त्म भी कर दें तब भी मुझे और मेरे भाई को उसकी कोई परवाह नहीं होगी। राहिल के ये अल्फाज सुनकर मारा खुश हो गई। फिर मारा उन दोनों को लेकर अपनी हवेली की तरफ जाने ही लगी थी कि अचानक उसके कदम रुक गए, इसलिए कि गहरी निगाह बारी बारी उसने राहिल और रुबैल दोनों बहन भाई पर डाली। उसके बाद खदशात भरी आवाज़ में राहिल और रुबैल दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर तुम्हारे मामू अवीलम और नानी निबाल ने तुम दोनों के साथ ज़बरदस्ती करना चाही और तुम दोनों को अपने साथ ले जाना चाहा तब। उन अल्फाज पर राहिल कुछ फिक्रमंद हो गई थी। एक गहरी निगाह उस मौके पर रुबैल ने अपनी बहन राहिल पर डाली। फिर कहने लगा, अब तुम दोनों ये सामान अंदर रख कर जाओ, मैं अमीर अल्तून ताश के पास जाता हूँ और पूरे हालात से आगाह करता हूँ। उसके साथ ही रुबैल वहां से हटा और आगे बढ़कर उसने अल्तून ताश की हवेली पर दस्तक दी थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला खुद अल्तून ताश था। रुबैल को अपनी हवेली के सामने दरवाजे पर खड़ा देखकर अल्तून ताश बड़ी शफकत से उसे मुखातिब करके कहने लगा, रुबैल मेरे बेटे, खैरियत तो है? पहले अंदर आओ, बैठो, लगता है तुम कुछ परेशान और फिक्रमंद हो। रुबैल अंदर दाखिल हुआ। अल्तून ताश उसे दीवान खाने में ले गया। उसे बिठाकर फिर बड़ी मोहब्बत में उसे मुखातिब करके कहने लगा, बेटे अब कहो क्या मामला है? इस पर रुबैल बोला और कहने लगा, अमीर हमारे हालात कुछ ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं। गुज़िश्ता शब मेरे मामू और नानी आए, वो हमें अपने साथ ले जाना चाहते थे और हम चंद दिन के लिए उनके साथ जाने के लिए तैयार भी हो गए थे। मैं और राहिल दोनों बहन भाई अपना कुछ ज़रूरी सामान भी खरीदने गए। अभी थोड़ी देर पहले आए हैं तो हवेली के बाहर हमें मारा मिली। उसने हम दोनों बहन भाई पर इंकशाफ किया कि हमारा मामू और नानी दोनों उसके यहाँ मिलने के लिए आए हुए हैं और ये के दौरान गुफ्तगू मोहतरम सामयारिस ने मेरे मामू और नानी पर इंकशाफ किया कि वो अपनी बेटी की शादी अब्दुल रज़ाक से करने का इरादा कर चुके हैं। उन्होंने मेरे मामू और नानी को यह मशवरा दिया कि राहिल और रुबैल दोनों को अपने साथ लेकर ना जाएं। बेहतर यह है कि यहाँ राहिल की मंगनी कर दी जाए। वो अभी उम्र की छोटी है और जब बड़ी हो जाएगी तो शादी का एहतमाम कर दिया जाएगा। साथ ही सामयारिस ने तजवीज़ भी पेश की कि मेरी बहन राहिल को अली बिन रबी से बेहतर कोई ज़िंदगी का साथी नहीं मिल सकता। लेकिन मेरी नानी ने उसी वक्त इंकशाफ किया कि राहिल की शादी कहीं नहीं होगी। वो उसकी शादी अपने पोते हज़केल के साथ करना चाहती है। हज़केल अच्छे किरदार का आदमी नहीं है। मैं और मेरी बहन दोनों उसे जानते हैं। मेरी बहन हज़केल को नापसंद करती है। मामू और नानी हम दोनों को अपने साथ ले जाने पर तुले हुए हैं। हम उनके साथ जाने से अब इनकार कर देंगे। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि अगर उन दोनों ने हमें ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहा तो फिर। यहाँ तक कहने के बाद रुबैल जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए अल्तून ताश कहने लगा, बस इतनी सी बात के लिए तुम दोनों बहन भाई परेशान और फिक्रमंद हो गए? देखो, तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारी हवेली के गिर्द हम वक्त मुसल्ला जवानों का पहरा रहता है। तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो तुम दोनों को ज़बरदस्ती ले जाना चाहें तब भी नहीं ले जा सकते, इसलिए कि तुम्हारी हिफाजत करने वाले मुज़ाहिमत करेंगे और अगर कोई नागहानी सूरत हाल पैदा हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं खुद निपट लूँगा। तुम्हें कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता। अल्तून ताश की उस गुफ्तगू से रुबैल खुश हो गया था। फिर जब वो उठने लगा तो अल्तून ताश भी उठा और रुबैल को मुखातिब करके कहने लगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, इसलिए कि आज सुल्तान अपने लश्कर के साथ वापस आ रहे हैं और मुझे अपने लश्कर का इस्तकबाल करना है। यह खबर रुबैल के लिए बड़ी खुशकुन थी। अलबत्ता वो भागता हुआ मारा की हवेली की तरफ गया। हवेली में वो दाखिल हुआ। जब वो अपने मामू अवीलम और नानी निबाल के पास पहुंचा तो निबाल उसे मुखातिब करके कहने लगी, रुबैल मेरे बेटे कहाँ रह गए थे? इस पर रुबैल बोल उठा और कहने लगा, नानी मुझे ज़रा सुल्तान मसूद गजनवी के सिपे सलार अल्तून ताश ने बुला लिया था। उसने मुझ पर इंकशाफ किया कि आज सुल्तान अपना लश्कर लेकर शहर में दाखिल हो रहे हैं, लिहाजा लश्कर का बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल करना है। ये अल्फाज सुनकर राहिल और मारा दोनों की खुशी की कोई इंतहा ना थी।
اس کے بعد کمیم کے کہنے پر راحیل اور مارا دونوں کھانا پکانے میں اس کی مدد کرنے کے لیے مطبخ کی طرف چلی گئی تھی۔ دوپہر کا کھانا سب نے وہاں مل کر کھایا۔ تھوڑی دیر بعد گفتگو بھی ہوتی رہی۔ اس کے بعد راحیل اور روبیل اپنی حویلی میں آ گئے۔ دونوں کا ماموں اور نانی نبال بھی ان کے ساتھ تھے۔ دیوان خانے میں بیٹھ گئے۔ پھر نبال راحیل کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹی، بازار سے جو اپنے اور روبیل کے لیے سامان خرید کر لائی ہو، مجھے وہ سامان تو دکھاؤ۔ راحیل نے وہ سامان دکھایا۔ نبال نے پسند کیا۔ پھر کہنے لگی، بیٹی، آج رات کو اپنی تیاری بالکل مکمل کر لینا، اس لیے کہ کل سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے ہی ہم یہاں سے نکلیں گے تاکہ وقت پر گھر پہنچ سکیں۔ اپنی نانی کے ان الفاظ پر راحیل نے گہری نگاہ اس موقع پر روبیل پر ڈالی۔ پھر کہنے لگی، اماں، جس وقت میں مارا کے ساتھ بازار سے لوٹ کر سامیارس کی حویلی میں داخل ہوئی تھی تو روبیل کو التون تاش نے بلا لیا تھا۔ التون تاش سلطان کے لشکر کے سپہ سالار ہیں، انہوں نے ہمیں جانے سے روک دیا ہے۔ التون تاش کو نہ جانے کس نے بتا دیا ہے کہ ہمارے ماموں اور نانی آئے ہوئے ہیں، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس بنا پر نانی، اب میں اور روبیل آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر نبال چونکی تھی۔ ناپسندیدگی کی ایک نگاہ راحیل پر ڈالی۔ پھر کہنے لگی، راحیل، یہ کیا بات ہوئی؟ التون تاش سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، پھر وہ ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دینے والا کون ہوتا ہے؟ راحیل چونکہ نہ جانے کا تہیہ کر چکی تھی، لہٰذا کہنے لگی، اماں، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہمارے ماں باپ کے مرنے کے بعد دو اشخاص نے ہماری سب سے زیادہ ہمت افزائی کی۔ ایک امیر علی بن ربیع جو اس وقت غزنی شہر میں نہیں ہے، شمال کی ایک مہم پر گئے ہوئے ہیں، اور دوسرے التون تاش جو سلطان مسعود غزنوی کے لشکریوں کے سالار اعلیٰ ہیں۔ اماں، برا نہ مانیے گا، ہمارے ماں باپ کے مرنے کے بعد علی بن ربیع اور اسی التون تاش نے ہماری اور ہماری حویلی اور باغات کی حفاظت کے لیے کچھ مسلح جوان مقرر کیے ہوئے ہیں۔ چونکہ ہم دونوں بہن بھائی حویلی میں اکیلے ہیں، لہٰذا ہماری حویلی کے اطراف میں دن رات مسلح جوانوں کا پہرا رہتا ہے۔ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی مسلح جوان ہماری حفاظت کے لیے حویلی سے باہر موجود ہوگا۔ اس کی وجہ سے ہم یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ آپ ہمارے تحفظ پر بالکل فکر مند نہ ہونا۔ راحیل جب خاموش ہوئی تب نبال کھل کر سامنے آ گئی اور کہنے لگی، بیٹی، مجھے فکر تم دونوں کے تحفظ کی نہیں ہے، بلکہ میں نے تمہاری شادی کا اہتمام کرنا ہے۔ تمہارے ماں باپ کے بعد تم دونوں ہی میری سب سے بڑی ذمہ داری ہو، لہٰذا میں ارادہ کر چکی ہوں اور یہ آخری فیصلہ ہے کہ تمہاری شادی حزقیل سے ہوگی۔ اس لیے کہ نبال کو رک جانا پڑا، کیونکہ نبال کے ان الفاظ کے جواب میں راحیل فوراً بولی اور کہنے لگی، نانی، میں حزقیل سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے ماں باپ مرنے سے پہلے میرے لیے میری زندگی کے ساتھی کے طور پر ایک نوجوان کا انتخاب کر چکے تھے، لہٰذا اس کے سوا کسی اور سے میری شادی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس خواہش کا اظہار میرے ماں باپ نے کیا تھا، اس خواہش کی ہر صورت تکمیل کرنا چاہوں گی۔ یہ ساری گفتگو راحیل نے بڑی دلیری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کی تھی، لہٰذا اس کا ماموں اویلم کچھ نہ بولا۔ نبال بھی خاموش ہو کر رہ گئی، اور اسی روز اویلم اور نبال ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے غزنی سے کوچ کر گئے تھے۔ اسی روز شام سے کچھ پہلے غزنی شہر کے اندر بڑی گہما گہمی تھی۔ بڑی شاہراہوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد جب سلطان کی آمد کا اعلان کیا گیا، تب سب لوگ سلطان اور لشکر کا استقبال کرنے کے لیے بڑی شاہراہوں کے گرد جمع غفیر کی صورت میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ راحیل بنت ریان اور روبیل دونوں بہن بھائی بھی بڑی شاہراہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سامیارس، اس کی بیوی غمیم، بیٹی ماہرہ بھی شاہراہ کے کنارے کھڑے تھے، یہاں تک کہ شہر کے شمالی دروازے سے سلطان مسعود شہر میں داخل ہوئے۔ لوگ بلند آواز میں سلطان کے حق میں صدائیں بلند کرتے ہوئے سلطان کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور جس مہم پر سلطان گیا ہوا تھا اس کی کامیابی پر سلطان کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ لشکر جب اس جگہ سے گزرنے لگا جہاں راحیل اور روبیل دونوں بہن بھائی کھڑے تھے، تب انہوں نے دیکھا سلطان کے پیچھے پیچھے سارا لشکر گزرنا شروع ہو گیا تھا، اور سلطان کے ساتھ اس کا کوئی بڑا سالار نہیں تھا۔ یہ صورتحال یقیناً راحیل کے لیے مایوس کن تھی، اور یہ ایک طرح سے اس کے لیے حادثہ تھا جس کی بنا پر اس کے دمکتے رنگین شفق سے رخسار شاداب چہرہ ماند پڑ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی قربتوں کے گلابوں کی خوشبو، امیدوں کی سہانی صبح میں خوشیوں کے سربستہ راز چھین لیے ہوں۔ وہاں کھڑی کھڑی بیچاری روح و جسم کے ایک تصادم میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کی معصومیت مجروح اور منتظر دل آشفتگی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے پہلو میں کھڑا اس کا بھائی روبیل اس کی حالت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اچانک وہاں سے ہٹا اور لشکر کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راحیل میری بہن، آؤ چلیں، صرف سلطان آئے ہیں، بڑے سالاروں میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ جہاں تک بھائی علی بن ربیع کا تعلق ہے تو پہلے انہوں نے جس علاء الدولہ کو شکست دی تھی
اس نے پھر طاقت اور قوت پکڑ لی ہے، ایک لشکر بھی مہیا کر لیا ہے، اس کے ساتھ وہ پھر اپنی پہلی کارروائیوں میں مصروف ہو گیا ہے۔ لہٰذا سلطان نے علی بن ربیع اور عبد الرزاق کو ایک بار پھر اس کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا ہے۔ میں لشکر سے ساری تفصیل لے کر آ رہا ہوں۔ تیسرا بڑا سالار عبد الرئیس بن عبد العزیز بھی نہیں آیا، اسے سلطان نے ترکمانوں کے حملوں کے سد باب کے لیے رے شہر کے نواح میں مقرر کر رکھا ہے، جبکہ لشکر کے ساتھ صرف سلطان آئے ہیں۔ روبیل کی اس گفتگو سے راحیل نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، پھر وہ دونوں بہن بھائی وہاں سے ہٹ کر اپنی حویلی کا رخ کر گئے تھے۔